देखो, इन आवर लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, कि मैंने आप लोगों को ये बता रहा था लास्ट क्लास में कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से बनाया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाने से पहले कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मतलब आज के डेट में गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो, है ना, ताकि इंडिया में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, है ना। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर इंडिया को डेवलप होना है तो एटलीस्ट 10 में से एक बंदे को बिजनेस बनाना चाहिए। तो दैट्स वाई ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉमर्शियल नॉलेज का जो पेपर आप लोगों को पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल से फाउंडेशन लेवल में, इवन आप जब इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में भी पहुंचोगे ना, एग्जीक्यूटिव फाइनल लेवल में, तो वहां पर भी आपको ना ये सब्जेक्ट का एक स्पेशल एक्सटेंशन पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें और प्रैक्टिकलिटी होगा। तो बात आप समझने का कोशिश करना कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट या कॉमर्शियल नॉलेज में जो मेन थीम है, जिससे गवर्नमेंट मेनली यही चाहते हैं कि चार्टर्ड के अंदर, सीएस के अंदर, सीएमए के अंदर या भी कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल्स के अंदर बिजनेस को लेके जागरूकता बढ़े। जागरूकता, यू अंडरस्टैंड, कॉन्शियसनेस, है ना। तो क्योंकि अगर चार्टर्ड कॉन्शियस होगा, सीएस कॉन्शियस होगा, सीएमए कॉन्शियस होगा, तो मे बी ये लोग नेशन बिल्डिंग पे हेल्प कर सकता है। अब बात समझ रहे हो ना, क्योंकि बिजनेस को डेवलप करना है नेशन बिल्डिंग करने के लिए, है ना। नेशन बिल्डिंग मतलब देश को कहीं ना कहीं हमें बिल्ड करना है। और जैसे कि सारा दिन आप लोग एक चीज देख सकते हो कि ये जो रिसेंट फिर से एक वेस्ट बंगाल में वोट आ रहा है ना, जैसे वेस्ट बंगाल वोट में मतलब विधानसभा निर्वाचन आ रहा है, तो विधानसभा निर्वाचन में ये डिपेंड करेगा कि सत्ता बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मतलब क्या ममता दीदी का सरकार रहेगा या नहीं। तो ये सरकार का रहना ना रहना का ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट यही बात डिपेंड करता है कि ममता दीदी का गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप बात समझ रहे हो कि कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कहाँ से, जॉब क्रिएशन होगा कहाँ से, ये सारा का सारा क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ एक ही चीज के सोल्यूशन से हो सकता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बारे में बताया, अगर आप सिमिलर वे में बिहार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट पे अगर आप देखो, हर बार एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा होता है, जॉब क्रिएशन। बेकार, इतना ज्यादा बेकार बढ़े जा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, क्या, है ना। तो दैट इज द मेन मुद्दा। इसी मुद्दे पे बाकी चीज तो हम लोग साइड में रख ही देते हैं, है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर है कि नहीं है। दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यही देखते हैं कि कोई कौन सा गवर्नमेंट के टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी मिला है ना। तो नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ स्पेशल मैटर की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के टाइम पे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, और कुछ स्पेशल डिस्कशन होगा बैंकिंग सेक्टर्स में, ताकि आप लोगों को बिजनेस के लेवल में एटलीस्ट बैंकिंग बिजनेस सेक्टर्स में एक आइडिया मिले, और बैंकिंग बिजनेस को किस तरह से बनाया गया था 90s के टाइम पे, ठीक है। तो आज के डेट में बैंकिंग बिजनेस नहीं, और कोई और बिजनेस भी बनने का जगह है, बैंकिंग बिजनेस भी बन सकता है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्टडीज का चर्चा करना है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पहले है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ मैटर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कॉमर्स का जो नॉलेज है ये एनहांस करेगा, एग्जाम में भी आपको काफी हेल्पफुल होगा। ओके, चलो मैं पहले मैथ से ही आपको थोड़ा बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गया ना? यस सर। ओके, तो एक चीज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपमेंट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट,
कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो ऑलवेज है, मतलब हमेशा एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव रहता है। विथ मतलब एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि बिजनेस सिनेरियोज में क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। मार्केट में अगर कोई आना चाहता है तो उसको हमेशा लगता है कि मेरे जैसा और भी कंपनीज है तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, काइंड ऑफ जो सोच चलता है। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट 1970s में भी चलता था, 1990s में भी चलता है और 2020 में भी चलेगा और 2050 में भी सेम चीज बरकरार रहेगा, बस थोड़ा तरीका बदल जाएगा, है ना। क्या आप लोग ये एक चीज मानोगे कि नहीं मानोगे? आप लोग कभी माँ पापा से पूछना कि उनको जस्ट पूछना कि उनके वो लोग जब पढ़ाई करते थे तब कंपटीशन था या नहीं था। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आजकल, हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत है। तो मेरा एक मन में सवाल चल रहा है, क्या पहले कंपटीशन नहीं था? क्या लगता है आप लोगों को? आजकल कंपटीशन तो ऑलवेज था। 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, किसी को आइडिया है कोई? किसी को कोई आइडिया है कि 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन क्या था? अप्रॉक्स 30 करोड़। 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन था अप्रॉक्स 30 से 40 करोड़। उस टाइम पे प्रॉपर सेंसस भी नहीं था, क्योंकि लड़ते लड़ते पागल हो रहे थे, बहुत लोग मर भी गया था। तो फिर भी चलो 30 करोड़ के अप्रॉक्स ही था। तो 30 करोड़ पॉपुलेशन उस टाइम पे था 47 में। फिर 1970s जाते जाते 80s आते आते पॉपुलेशन कितना होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ था इंडिया में, थोड़ा ग्रोथ स्टेज ज़्यादा ही आ गया था, लेकिन फिर भी 60-70 करोड़ 70s के टाइम पे। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि 60-70 करोड़ में भी कंपटीशन होता होगा अपने लेवल पे। अभी 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसमें भी आज के डेट में भी एक कंपटीशन है। आगे आगे पॉपुलेशन और ग्रोथ करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ और होगा, तो कंपटीशन लेवल भी उस हिसाब से बढ़ेगा, है ना। तो पहले जैसे, एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि पहले कंपटीशन कम था अभी कंपटीशन ज़्यादा है, ये एकदम मुझे नहीं लगता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे जैसा फील होता है कि पहले अगर पॉपुलेशन थोड़ा लो लेवल में था, ठीक है, पॉपुलेशन पहले अगर लो था तो पहले ऑर्गेनाइजेशन भी तो कम था। हेलो, बात सही है कि नहीं है? हाँ सर। है ना? हाँ सर। पॉपुलेशन लेस, ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो लेस। करेंटली पॉपुलेशन हाई, करेंटली पॉपुलेशन हाई रेट में जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी अपने आप को बैलेंस कर ही लेता है, हाँ या ना? इकोनॉमी बैलेंस कर ही लेता है, ये मिसकंसेप्शन है, आपको मैं बार बार बताऊंगा। इकोनॉमी बैलेंस कर लेगा, बैलेंस शीट जैसे बैलेंस करता है कि नहीं करता है? हेलो, बैलेंस शीट बैलेंस करता है कि नहीं करता है? यस सर। बैलेंस शीट टैली कर ही लेता है, चाहे आप कितना भी कैपिटल लगाओ, कितना भी आप एसेट ले लो, हाँ, ये जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल एंड एसेट का जो खेल है, इसमें कैपिटल आप कितना भी लगा दो बिजनेस पे, उसके हिसाब से आप एसेट कितना भी परचेस कर लो, क्रेडिट कितना भी ले लो, इधर करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स कितना भी परचेस कर लो, कहीं ना कहीं वो बैलेंस करता ही करता है। करता है कि नहीं करता? अगर आपने एसेट, सपोज आपने अपने बिजनेस पे कैश लाया, ठीक है, अपने बिजनेस पे कैश लाया एक्स्ट्रा 5 करोड़ का, तो आपका कैपिटल भी तो इंक्रीज होता है 5 करोड़ का, यस और नो? अगर आप अपने ही बिजनेस के फिक्स एसेट कैपिटल से है फिक्स एसेट परचेस करते हो, कि एक लैंड परचेस करते हो 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का फिक्स एसेट्स होता है कि नहीं होता है? हेलो, आप बात समझ पा रहे हो? 2 करोड़ का फिक्स एसेट अगर मानो किसी के पास गिरवी रख के लोन लेते हो, तो यहाँ पर अगर 2 करोड़ का क्रेडिट है अगर मार्केट में, क्योंकि आपके पास फिक्स एसेट्स है 2 करोड़ का, उसी को मार्केट में गिरवी रख के मॉर्गेज करके आपने 2 करोड़ का क्रेडिट ले लिया या लोन ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपका ये बैलेंस होगा कि नहीं होगा? प्लीज बताना मुझे। ये कैरी फॉरवर्ड होके चलाता है, हर साल का डेटा एकदम डिट्टो मैच तो कभी नहीं करता है,
यही सब चीज तो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, है ना। तो मेरा कहने का एकदम सिंपल मतलब है कि जिस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम पे बैलेंस शीट टैली करता है, इन द सिमिलर फैशन ये जो बिजनेस का जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब 60-70 करोड़ का सिस्टम था उस टाइम पे भी बैलेंस करता था, जॉब लेवल में ऑर्गेनाइजेशन कम था तो वो उस टाइम पे भी कंपटीशन का बैलेंस हुआ करता था। अभी पॉपुलेशन रेट हाई है, ऑर्गेनाइजेशन भी तो ज्यादा है कंपेरेटिवली, काफी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हाई रेट में चल रहा है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बिजनेस बन रहा है, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैलेंस कर ही लेता है, कोई किसी के लिए थोड़ी ना रुकता है कि नहीं रुक अभी बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, बाद में ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो तू बैलेंस करना, ऐसा तो नहीं होता ना, वो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, समय का मांग होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसा तो चल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया जैसा कंट्री में 130 करोड़ का जो प्रेशर है, ठीक है, इस इतना पॉपुलेशन प्रेशर को हैंडल करने के लिए एक ही उपाय है, दैट इज डेवलप अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए आपको कुछ रिसर्च का जरूरत है। तो मेनली क्या क्या रिसर्च आपको करना चाहिए, आपको बजट एनालिसिस करना चाहिए, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए, आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करना चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च एनालिसिस करना चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बस मैं रिकॉल कराया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने से पहले क्या क्या मैटर में आपको ध्यान देना चाहिए। उसके साथ एक कंपनी जब आप बनाते हो तो कंपनी के बारे में आपको क्या क्या मैटर पे नॉलेज एनहांस करना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत प्यार से कहते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बाय रीडिंग फाइनेंशियल पेपर्स और विजिटिंग वेबसाइट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप रेगुलर मार्केट के साथ रहना सर, आप मनी कंट्रोल फॉलो करो, आप लाइव मिंट फॉलो करो, ठीक है, आप कोई मैगजीन हो तो फॉलो करो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप कंपनी वेबसाइट फॉलो करो, कहीं ना कहीं से आप कंपनी का डेटा जुगाड़ करो। मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बिल्डअप कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस में सब कुछ मिलता जाएगा, ताकि आप लोगों को इधर उधर घूमना ना पड़े, ठीक है। मैं रेगुलर उसके लिए काम कर रहा हूँ, ताकि रेगुलर मार्केट में जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को पहुंचा दूं, ताकि आप लोग कॉमर्स पे सबसे आगे रहो, ठीक है। एक कंपनी ओवरव्यू विल यूजुअली इंक्लूड, एक कंपनी के ओवरव्यू में क्या क्या होना जरूरी होता है, हु इज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज, कौन सा कंपनी वो क्या करता है, उस कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट टीम में कौन है, पोर्टफोलियो बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस के क्या कौन है, कॉम्पिटिटिव सिनारियो में कौन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, मार्केट में करंट पोजीशन क्या है, बिजनेस न्यूज में है कि नहीं है, ग्रोथ प्लान कैसा है चल रहा है, किसी के साथ मार्जिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को एक्विजिशन किया कि नहीं किया, मतलब किसी और कंपनी को ले लिया कि नहीं लिया, मतलब वो एक्विजिशन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते। एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी और कंपनी को खरीद लेता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्विजिशन। ज्वाइंट वेंचर, किसी के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहा है क्या, मतलब एक साथ मिल के बिजनेस को बढ़ाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाइक मारुति सुजुकी जैसा। कोई फ्यूचर एंडिवर्स, मतलब फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट काम चल रहा है बिजनेस के बारे में जो अभी नहीं आया लेकिन आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट ग्लोबल प्रेजेंस, क्या कंपनी वर्ल्ड लेवल में अपना प्रेजेंस है, मतलब ये सारा का सारा मैटर एक बिजनेस प्रोफाइल में डेवलप करने के लिए आपको जानने का जरूरत है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब मद्देनजर रखते हुए मैंने 2 कंपनी का केस स्टडीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए 3 कंपनी का मैंने सोचा, जिसमें है एक HDFC बैंक, एक ICICI बैंक, ठीक है। HDFC बैंक, इसका एकदम करंट मैटर आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि कौन है, कब आया, किस लिए आया, ठीक है, एवरीथिंग। इसके बाद इसमें चर्चा करते हुए आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का नॉलेज भी मिल जाएगा और कैसे एक बैंक डेवलप होके कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, आपको इसका आइडिया मिलेगा, रातों रात कोई नहीं बन जाता सर। ये है ICICI बैंक, ठीक है, और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके साथ HDFC बैंक के बारे में बात करूंगा। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो देखो आपको बैंकिंग बिजनेस का भी एक आइडिया मिलेगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहते हो? ओके, तो आपको बैंकिंग बिजनेस का भी आइडिया मिलेगा, उसके साथ साथ आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट होने का जो प्रोसेस है उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाएगा, ताकि आपको कोई प्रोजेक्ट करना पड़े, आपका एग्जाम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लेके कुछ भी पूछे, आप उनसे उसके रिलेटेड सवाल का जवाब दे सकते हो, बिकॉज आप मैटर को प्रैक्टिकली सीख रहे हो, ठीक है।
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे करेंटली जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज एचडीएफसी बैंक। कंपेयर करूंगा बाद में, पहले मैं थोड़ा मैटर बता देता हूँ, एक एक का मैटर पहले बताऊंगा, फिर बाद में कंपेयर करूंगा, ठीक है। पहले ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस, फिर कंपैरिजन। प्रोसेस क्या चलेगा? प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, डिस्कस इंडिविजुअली, regarding HDFC Bank or HDFC Group, ICICI Bank and ICICI Group and State Bank of India। सर बैंक में अकाउंट ओपन करने के टाइम पे हम लोग ये तीनों बैंक के बारे में सुनते हैं कि नहीं सुनते? सबसे ज्यादा सुनते हैं। ये जो तीनों बैंक का मैंने नाम लिखा, क्या क्या आप लोगों को लगता है कि ये करेंटली इंडिया में सबसे टॉप बैंक में से एक है जो हमारे मन में बचपन से एक बिल्डअप होता है? यस और Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये जो एक तरह का माइंड में बैठता है कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है, आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा बुरा का क्या खेल है? क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है? ठीक है, या सच में अच्छा है या सच में बुरा है, या सच में बैंक के अंदर का सिचुएशन कैसा है? ठीक है, रिसेंटली आप लोग जानते हो कि एक बैंक है जो ईएस बैंक, इसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मैंने आपको किसी क्लास में चर्चा में किया था। तो ये प्राइवेट प्लेयर है, ठीक है, ये प्राइवेट प्लेयर है। एचडीएफसी बैंक भी, मतलब देखो सर, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब पब्लिकली लिस्टेड है, पब्लिक से शेयर लेता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बट इसका जो ऑपरेशन जो हैंडल होता है वो प्राइवेट लेवल में हैंडल होता है। एचडीएफसी इज ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, मतलब पब्लिक लिस्टेड है, publicly listed but controlled by private organizations, public listed but controlled by private organizations, same for the ICICI, but state bank जो है ये public listed है and controlled by government, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड है और पब्लिक भी है, दोनों। तो अगर मैं रियल में कंपेयर करने जाऊं तो एचडीएफसी आईसीआई का कंपैरिजन एकदम प्रॉपर बैठता है, लेकिन मैंने एसबीआई भी साथ में इसलिए लिया ताकि मैं ये भी आपको बता दूं कि प्राइवेट लेवल में जो कंपटीशन है वो तो है ही, लेकिन सरकारी बैंक के साथ प्राइवेट बैंक का अगर मैं थोड़ा कंपेयर करने जाऊं तो क्या हालत हो सकता है, ठीक है। और रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर्स में कुछ अपग्रेडेशन भी आ रहा है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चलो मैं बात को आगे ही बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो एचडीएफसी बैंक का कहानी, आज बैंकों का कहानी होगा, आज बैंक के बारे में मैंने सोचा कि इसके बारे में आपसे बात किया था। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। इट हैज अ बेस ऑफ 1,04,154 परमानेंट एम्प्लॉय। इसमें मतलब आप सोच सकते हो कि इसका कितना एम्प्लॉय है, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है एचडीएफसी बैंक में, 1,04,154, ठीक है, इतना ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। ये जून 30 का 2019 का डेटा है। एचडीएफसी बैंक इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स। याद रखना सर, दीज आर आल्सो जनरल नॉलेज, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा एसेट अगर किसी के पास है तो वो एचडीएफसी के पास है। इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में जो पूंजी है सर, कैपिटल का मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं समझते? मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले बैलेंस शीट समझा रहा था, और बैलेंस शीट में मैं आपको कैपिटल दिखा रहा था। तो बैलेंस शीट में कैपिटल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कंपनी का मार्केट में उतना कैपिटल बिजनेस करता है। प्रियांशु बुझते पाরছিস? हाँ सर। ओके। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो बैंक जो मार्केट में बिजनेस कर रहा है वो कितना पैसा लेके बिजनेस कर रहा है, जिसका जितना ज्यादा पैसा वो अपने बिजनेस को उतना ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन ये रातों रात नहीं होता, इसके लिए बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम कोई एकदम पैदाइश से एकदम बिजनेस के लिए पैसा लेके आ जाता है, एकदम ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है, बट विद द प्रॉपर फ्लोइंग ऑफ द बिजनेस समय के साथ साथ बिजनेस में पैसा बढ़ते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ मार्च 2020 के हिसाब से ये इंडिया का करेंटली टॉप बैंक है प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी वो टॉप कर रहा है।
और क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा हिस्ट्री देख लेता हूँ मैं। ये जो HDFC बैंक है, ये आया था, ये सब्सिडियरी ऑफ दी, ये पहले HDFC बैंक नहीं आया था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, HDFC था, ओनली HDFC हाउसिंग फाइनेंस, मतलब इसका फुल फॉर्म यही है, प्लीज याद रखना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यही नाम था इसका। फिर HDFC बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, फिर HDFC बैंक को बनाया गया 1994 में। मतलब पहले ये सिर्फ घर बनाने के लिए फाइनेंस करता था। आप बात समझ रहे हो, हाउसिंग को डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट लेवल में हाउसिंग हो या प्राइवेट लेवल में हाउसिंग हो, हाउसिंग लेवल को डेवलपमेंट करने के लिए ये बेसिकली फाइनेंस करने का काम करता था। फिर HDFC बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया जब देखा सरकार ने कि भाई एज ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये HDFC अच्छा कर रहा है, तो क्यों ना इसको बैंक का लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। तो जाके इनको बैंक का लाइसेंस मिला। मैं आपको रिसेंटली भी कुछ कहानी बताऊंगा कि रिसेंटली कुछ ऐसा भी इंस्टीट्यूशंस है जो अच्छा खासा पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है बोल के उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला है, ठीक है, और बहुत ही रिसेंट मिला है, और किसी किसी को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया करा दूं तो थोड़ा यहाँ पे अभी बोल सकता हूँ मैं आपको। रिसेंट बैंक अपडेट, रिसेंट बैंक लाइसेंस, बैंक और पेमेंट बैंक दोनों थोड़ा अलग होता है। पेमेंट बैंक के पास हर तरह का फैसिलिटीज नहीं होता, बट हाँ कुछ फैसिलिटीज बैंक जैसा जरूर है, मतलब वो RBI कंट्रोलिंग में ही होता है। तो रिसेंट बैंक में से कोई आप लोगों में से बता सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कि रिसेंटली कुछ बैंक आया है जो कंप्लीट बैंक आया है, तो ऐसा कुछ बैंक का नाम बता सकते हो जो एकदम रिसेंट जिनको लाइसेंस मिला है? एक दो नाम बोलने से ही होगा। रिसेंट बैंक मतलब ऑफ बड़ौदा। हट रे पागल, बहुत पुराना बैंक है। सर पुराना। DBS हाँ, DBS DBS फॉरेन बैंक है, बहुत पुराना बैंक है सिंगापुर का। PNB। बहुत पुराना बैंक है इंडिया का। कुछ और नाम सर बताओ जो। बंधन बैंक, थैंक बंधन। यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। बंधन ज्यादा पुराना नहीं रे बाबा, मुथूट बंधन। फाइनेंस। हाँ, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस कोई बैंक नहीं है, मुथूट फाइनेंस इज NBFC। मुथूट फाइनेंस, प्लीज याद रखना, यहाँ पर प्रियांशु गलत बोल रहा है, ये गलती मत करना। नहीं है, उसको NBFC कहते हैं। क्या कहते हैं? NBFC मतलब नॉन बैंकिंग। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होके ये सब गलती करोगे तो मेरा तो मतलब सर एकदम मान सम्मान सब गायब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत बार समझाता हूँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये बैंक जैसा एक ही काम करता है, दैट इज लोन प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट नहीं रखता है सर, मॉर्गेज रखता है, बट ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते आप, बट हाँ मॉर्गेज रख सकते हो। सर बंधन बैंक। हाँ, बंधन बैंक तो रिसेंट बैंक में मैंने नाम लिखा। बंधन बैंक रिसेंट बैंक में 2015 में ही इसका आया, ठीक है, 2015 में ही ये बैंक आया। 2000 इसका जो ओनर है ये बंगाली है, मतलब बहुत दिन बाद बंगाली कोई मतलब बिजनेस सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बना। मतलब सीरियसली प्राउड टू बी ए बंगाली इन दैट केस। मतलब जब हुआ था चंद्रशेखर घोष, ठीक है, चंद्रशेखर घोष, मतलब बहुत दिन बाद, क्योंकि नॉर्मली साउथ इंडियन साइड से, वेस्टर्न इंडियन साइड से काफी लोग बिजनेस करके बिल्डअप किया है, ठीक है, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, सभी कोई प्राइवेट लेवल में बिल्डअप हुआ है, कोटक महिंद्रा, लेकिन बंधन बैंक बंगाली लेवल में बिल्डअप हुआ है, तो प्राउड करने का बात है। और सच बताऊं तो करेंटली परफॉर्मेंस लेवल भी इसका बहुत अच्छा चल रहा है। रिसेंट बैंक में और एक बैंक भी आया, IDFC फर्स्ट बैंक, मेरा एक स्टूडेंट है, इसमें नौकरी मिला है उनको। आप लोग नाम सुने हो IDFC फर्स्ट बैंक का? हाँ सर। IDFC, हाँ IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें
मेरे एक स्टूडेंट है, वो NISM करके उनको जॉब मिला है, NISM करके उनको यहाँ पर जॉब मिला है, काफ़ी न्यू है ये देखो। 2015, ये भी 2015 में ही आया है, ठीक है, बंधन भी 2015 में ही आया है। तो बेसिकली मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि रिसेंटली भी कुछ बैंक्स आया है, और पेमेंट बैंक में बहुत सारा है सर, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक नाम सुने होंगे, पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फोन पे पेमेंट बैंक, ठीक है, इस तरह का पेमेंट बैंक है। ये मेनली पेमेंट ऐप के हिसाब से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, गूगल पे के पास भी लाइसेंस है, गूगल पे जो है उसके पास भी लाइसेंस है, वो भी करता है, ठीक है, गूगल पे जो है वो भी करता है। तो इस तरह से वो सब RBI लाइसेंस लेके ही काम करते हैं। तो मेनली मेरा कहने का मतलब यही है कि चलो अभी वो मैटर नहीं है, मैटर यही है कि HDFC में बात मैं कर रहा था। तो ये विच इज रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ था इसका, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इट्स फर्स्ट कॉर्पोरेट ऑफिस एंड फुल सर्विस ब्रांच एट सैंडोज हाउस, ओरली, बॉम्बे में एक जगह है सर, बांद्रा ओरली, ठीक है, एक सीलिंग भी है, आप ब्रिज देखे होंगे। क्या हो रहा है, इतना ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, बार बार सब पे निकल रहा है, आ रहा है। As of June 30, 2019, the bank's distribution network was at 5,500 branches. 5,500 ब्रांच है इसका 2019 तक। 2,764 cities में है, 2,764 cities. Can you imagine? The bank also installed 4,30,000 point of selling terminals, POS terminals, मतलब जहाँ से वो छोटा छोटा बिजनेस भी मतलब लेवल में गांव साइड में डेवलप कर सकता है। एंड इशूड 2 crore 35 lakh 70,000, 2 crore 35 lakh 70,000 डेबिट कार्ड्स। इससे पता चलता है कि कंपनी का क्या बिजनेस है। एंड 12 मिलियन क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल ईयर 2017 में 12 मिलियन क्रेडिट कार्ड एंड 2 crore 35 70,000 डेबिट कार्ड्स, ये इन्होंने इशू किया। आप समझ सकते हो कि इससे आपको बिजनेस का आइडिया मिल जाएगा कि करेंटली क्या बिजनेस HDFC बैंक कर रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि HDFC बैंक का टाइप क्या है, पब्लिक है। पब्लिक का मतलब से आपको क्या समझ लाना हो जाना चाहिए, कोई कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है तो कैसे पता चलेगा, अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है प्राइवेट होके भी तो वो पब्लिक कहा जाएगा, है ना। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से ही अगर आप प्राइवेट भी हो तो आपको पब्लिक कर दिया जाएगा, बिकॉज आप पब्लिक से पैसा अगर एक पैसा भी लोगे ना तो भी आपको मैं क्या मानूंगा, अगर आप पब्लिक से 1 रुपया भी लोगे, 1 रुपी, तो भी आपको मैं क्या करार दूंगा, पब्लिक बोल दूंगा। देखो ये NSE में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस नाम पे ये लिस्टेड है। NSE इंडिया में, BSE में भी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, ठीक है, कोड है इसका, ठीक है। BSE में सेंसेक्स में है, NSE में निफ्टी में है, 50 में, मतलब टॉप 50 में आता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तभी ये NSE के अंदर काफी सारा कंपनीज काम करते हैं, लेकिन उसमें टॉप 50 पे जो आते हैं ना, वही हम लोग जो और मतलब देखते हैं ना सर, ये क्या बताऊं आपको, हम लोग कहीं कभी भी शेयर बाजार का खबर देखते हैं तो ऐसा टीवी में खबर आता है कि निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी गिर रहा है, बढ़ रहा है, देखते कि नहीं देखते। जैसे देखो ये आज का मार्केट सिनेरियो है कि आज मार्केट थोड़ा डाउन दिख रहा है, थोड़ा अप हुआ था, फिर डाउन है, फिर थोड़ा रेडिश जोन में चल रहा है। ये जो निफ्टी 50 दिख रहा है आपको, हेलो, यस सर। ये निफ्टी 50 का मतलब है, ये निफ्टी 50 का मतलब यही है कि मार्केट में बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है, लेकिन सारा का सारा कंपनी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है यही इसको मेंटेन करता है। सबको निफ्टी का बेस 50 में मौका नहीं मिलता, ठीक है। जो बहुत अच्छा करता है बिजनेस, जिनका मार्केट शेयर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है, वेटेज बहुत अच्छा मिलता है, ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करना पड़ेगा, तो जाके आप ये सब सीख जाओगे। लेकिन मैं आपको बस इतना जरूर कह सकता हूँ, एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स यू हैव टू नो दिस, ये निफ्टी 50 एटलीस्ट है क्या, इतना जानो कि अगर मार्केट में 2 से 3 हजार कंपनी निफ्टी के अंदर लिस्टेड है, BSE NSE के अंदर, तो उसमें से टॉप 50 में जिनको मौका मिलता है, और वो कंपनी अपना जो ये इंडेक्स है, इनका इंडेक्स में मार्केट में ट्रेडिंग होता है, मतलब लोग चाहे तो निफ्टी में डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में डायरेक्ट, जैसे निफ्टी का 1 यूनिट का दाम करेंटली कुछ ऐसा चल रहा है
11,448, तो आप डायरेक्टली इसमें अपना पैसा लगा सकते हो। अगर मैक्सिमम कंपनीज आप में जाए तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, और अगर मैक्सिमम कंपनी नीचे जाए तो आपका पैसा गिरेगा। तो जो भी हो, HDFC बैंक ये निफ्टी में भी है और BSE सेंसेक्स आप देख रहे हो इसमें भी है। ये जो बाकी आप देख रहे हो डाउ जोन्स, FTSE, हैंगसेंग, ये सब इंडिया का नहीं है, फॉरेन इंडेक्स है। ओके, सारा का सारा डिटेल्स बाद में धीरे धीरे बताता जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस नॉलेज सबका बहुत ज्यादा ग्रो करे, लेकिन एकदम अचानक से तो ग्रो नहीं हो पाएगा सर, धीरे धीरे होगा। अच्छा, ये किस तरह का काम करता है? इस तरह का काम को कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज। ठीक है, फाउंडेड अगस्त 1994 में। अच्छा, फाउंडर कौन था? हमसुख भाई पारेख, याद रखना, हमसुख भाई पारेख मराठी टाइटल है सर, हमसुख भाई पारेख। ये इसको HDFC बैंक को बनाया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एरिया सर्व्ड इंडिया। की पीपल करेंटली श्यामला गोपीनाथ, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, एंड शशिधर जगदीशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं MCQs में। शशिधर जगदीशन, ठीक है, कौन की पीपल है HDFC बैंक का? ये सब आप लोगों का MCQ क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट में HDFC बैंक का मेन बिजनेस एरिया है? जैसे कि आप देख सकते हो, उसका क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, इसका क्रेडिट कार्ड होता है, कंज्यूमर बैंकिंग का बिजनेस करते हैं, सब अलग अलग है। बैंकिंग तो है ही इसका मेन बिजनेस, फाइनेंस मतलब लोगों को लोन देना, एंड इंश्योरेंस का भी बिजनेस है। HDFC इंश्योरेंस आप लोगों ने नाम सुना है। HDFC इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब इनके थ्रू से, इनका एक म्यूचुअल फंड भी है, इसके थ्रू से ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब कोई बड़ा कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाना चाहता है ना, इसको मार्चेंट बैंकर भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ा कंपनी मार्केट से फर्स्ट टाइम आके मार्केट से पैसा कमाना उठाना चाहते हैं, IPO लेके स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्टेड होना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं मार्चेंट बैंकिंग या अंडर राइटर। जब आप लोग थोड़ा और बड़े हो जाओगे, लाइक इंटरमीडिएट लेवल में आओगे, तो वहां पर आपको एक अकाउंट सीखना पड़ेगा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो आपको उस टाइम पे सिखा जाएगा किस तरह से उसका अकाउंट्स होता है। फिलहाल आप इतना जानो कि कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये होता है। अच्छा, मॉर्गेज बिजनेस तो है ही, मॉर्गेज लोन देता है। प्राइवेट बैंकिंग है, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू से म्यूचुअल फंड को मेंटेन करता है। मतलब HDFC म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी आप मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जिसके ऊपर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन्होंने बिल्डअप किया। ये किसका पोर्टफोलियो बता रहा हूँ मैं? HDFC का पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। अच्छा, HDFC बैंक को कौन बनाया था? इनॉग्रेशन कौन किया था? किसके टाइम पे हुआ था? उस टाइम पे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करता था? देख लो सर, मनमोहन सिंह, रेस्पेक्टेड मनमोहन सिंह। इनका फाइनेंस नॉलेज का सच में दाद देना पड़ता है। इनके टाइम पे इंडिया में फाइनेंशियल लेवल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छा फाइनेंस का स्कॉलर थे सर। इनका बस शायद एक ही भूल था, इनका प्राइम मिनिस्टर बनना, बाकी हर एक चीज में ये बहुत ही अच्छे इंसान है। As of 30th June 2019, the bank distribution network I have already told you. अच्छा, इसका रेवेन्यू मॉडल देखो, इसका 2020 में इसका रेवेन्यू है $21 बिलियन। $21 बिलियन कंपेयर करना, क्योंकि इसके बाद हमें करना है आपका ICICI का ₹147। लिख के रखो, ये सब डेटा एकदम मुंह जबानी याद रखना ताकि आपको गो अहेड रहना है। करंट डेटा चल रहा है, एकदम करंट डेटा है। 1,47,068 करोड़, इतना ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है ये। मतलब आप समझ रहे हो, ये 2020 में इसका रेवेन्यू है, मतलब सेल है, इसका सेल करके रेवेन्यू आया है। इनकम कितना किया? इनकम कितना किया? 1,14,032 करोड़, मतलब 16 बिलियन का ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम है इसका 27,253 करोड़ का 2020 में। 3.8 बिलियन का नेट इनकम है, मतलब बाकी खर्चा वगैरह देने के बाद। इसके पास एसेट कितने का है देखो, 220 बिलियन का, रुपीज 1,005 करोड़, सॉरी 15 करोड़ 1 करोड़ 58 लाख 830, 1 करोड़ 58 लाख 830, इतना का इसके पास टोटल एसेट है। इक्विटी कितना है, मतलब कितना लोग इसका इक्विटी शेयर होल्डर में टोटल इसका पैसा डाल के रखा है? 1,75,810 करोड़ का इसके पास टोटल इक्विटी है, जिसका वैल्यूएशन $25 बिलियन है। ठीक है, HDFC बैंक में HDFC का अपना ओनरशिप कितना है? मतलब अपना ओनरशिप 26% है, बाकी जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं उनके ओनरशिप में है। बात समझ रहे हो? 26.14% इसका ओनरशिप है। इतना एम्प्लॉय इनके यहाँ पर काम करते हैं। और डिटेल्स जानना है तो इनको वेबसाइट में विजिट करो और डिटेल्स का पता लगाओ।
सर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, मजा आ रहा है जानने को HDFC बैंक के बारे में? Yes, sir. HDFC Bank merged हाँ with सर. HDFC Bank merged with Times Bank in February 2000. This was the first merger of two private banks in the new generation private sector category. Time Bank was established in Bennett Coleman and Company Limited. ये basically टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर होता है, नाम सुने हो क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का नाम तो सुने होंगे, पढ़ते भी Yes, होंगे। sir. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का Yes. जो कंपनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया जिस कंपनी का पेपर है वो कंपनी का नाम यही है, बेनेट कोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यही ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया को चलाते हैं इंडिया में। कॉमनली नोन एज द टाइम्स ग्रुप, इसको कॉमनली यही नाम से जाना जाता है, टाइम्स ग्रुप। ये इंडिया लार्जेस्ट मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब मीडिया में इसका बहुत बड़ा बोलबाला है सर, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का। टाइम्स नाउ, टाइम्स चैनल है बहुत सारा, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है, ठीक है, टाइम्स मैगजीन है, ठीक है, तो बहुत कुछ करता है ये। टाइम्स का ऐप भी है, वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ ऐप भी है। तो इस तरह से टाइम्स तो अपना बोलबाला करके रखे हैं। तो ये फर्स्ट मार्च किया था 2000 में, जो बहुत ही बड़ा प्राइवेट लेवल में मार्च था, फर्स्ट मार्जर ऑफ टू प्राइवेट बैंक्स। 2008 में सेंचुरियन बैंक वाज एक्वायर्ड बाय HDFC बैंक। सेंचुरियन बैंक बोल के एक बैंक था इंडिया में। HDFC बैंक बोर्ड अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ Centurion Bank for 95.1 billion in one of the largest merger in the financial sectors in India. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि HDFC ने क्या क्या कारनामा किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह तो है ही इसका, लिस्टिंग एंड शेयर होल्डिंग्स में ये देखो, करेंटली HDFC बैंक जो है टोटल, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप। द इक्विटी शेयर्स ऑफ HDFC बैंक आर लिस्टेड ऑन किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इट इज एन अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स, इसका अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स भी है, मतलब अमेरिका में भी ना लोग HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। प्लीज पॉइंट टू बी मतलब नोटेड, बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस का ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ जा रहा है। ये बिजनेस, HDFC बैंक का बिजनेस ग्लोबली इतना डेवलप है, इतना डेवलप है कि ये इसका डिपोजिटरी शेयर्स अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी बेचता है। और वो कोई फॉरेनर जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से अपना डीमैट अकाउंट के थ्रू से यूएस में परचेस करना चाहते हैं, तो वो इंडियन शेयर्स, कंपनी तो इंडिया में है रे बाबा, लेकिन ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, और वहां पर भी लोगों को अगर लगता है कि हाँ इस कंपनी में अच्छा पैसा है, मतलब अच्छा ग्रोथ है कंपनी का, तो वो वहां से भी पैसा लगा सकते हैं थ्रू ADR, अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स। ये सब सारा का सारा मैटर आपको शेयर मार्केट पढ़ के डिटेल समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं बेसिक जो बताया इतना काफी है। एंड द ग्लोबल डिपोजिटरी रिजर्व, इसको GDR कहते हैं, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट्स आर लिस्टेड ऑन द लुक्सेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, वेयर 2 GDR रिप्रेजेंट 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ HDFC बैंक। 2 GDR मिला के एक शेयर्स ऑफ HDFC बैंक माना जाता है, मतलब वहां से भी कोई ग्लोबल लेवल पे HDFC बैंक का शेयर परचेस कर सकता है। तो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हो 2015 तक का डेटा है, ये प्रोमोटर ग्रुप का है, जो लोग बनाया है, मतलब हसमुख लाल पारेख, हसमुख लाल ना, मैं सही बोला ना? एकदम हसमुख भाई, सॉरी, हसमुख भाई पारेख, इन्होंने जब बनाया था तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर ग्रुप का 26% शेयर होल्डिंग है, मतलब जो लोग मेनली इसको बनाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मतलब फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज, कोई भी फॉरेन है इसमें, यूरोप, रशिया, जर्मनी, अमेरिका, अलग अलग देशों का लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। चाइना इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये जैसे कि HDFC में चाइना का भी एक अच्छा होल्डिंग है, आई थिंक 20.4% का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से। इंडिविजुअल शेयर होल्डर, मतलब हम आप जैसे लोग, जो लोग मार्केट में शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इनका परसेंटेज होल्डिंग देख सकते हो आप, 8.5%। ठीक है, बॉडीज कॉर्पोरेट, मतलब दूसरा कंपनी HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है 7.5%। इंश्योरेंस कंपनी लाइक LIC, जनरल इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, 5.38%। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड एक सेक्टर है वेल्थ मैनेजमेंट का, इसी का एक पार्ट है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इसी से एक पार्ट शेयर होल्डिंग लेके एक्सिस बैंक भी बनाया था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक परसेंटेज बेच के एक्सिस बैंक को बनाया गया था। ठीक है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 8.65% शेयर होल्डिंग है। NRI OCB, मतलब नॉन रिटर्निंग नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस, ये लोग मिला के 0.29% है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, मतलब दूसरा बैंक हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बता रहा था ना, कोई मुथूट फाइनेंस टाइप का कोई हो सकता है, जो फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग है, वो 2.75। एंड ADR GDR, मतलब आप देख, अभी मैंने आपको ADR और GDR समझाया, ठीक है,
एडीआर जीडीआर, क्या आप लोगों को एडीआर जीडीआर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर है? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स क्या होता है नॉर्मली? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू से 18.78% है। इस तरह से टोटल 100% शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है, ये एचडीएफसी बैंक का करंट सिस्टम है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयर उनका है, पब्लिकली आने का यही तो सुविधा है। तो जब भी कोई कंपनी पब्लिकली आ जाता है ना, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट मिलके कंपनी ग्रो होता है और उनका कैपिटल में ग्रो होता है, बिजनेस में ग्रोथ आता है, सारा का सारा खेल चलता रहता है सर। ओके, तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से एक कंपनी 94 में बना और धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कुछ कंट्रोवर्सीज है, कंट्रोवर्सीज भी आप देख सकते हो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी कभी कुछ डिलीजेंस के बारे में बताया। ठीक है, मुझे अभी आपके लिए आपके साथ ये सब डिस्कस उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये डेटा आप देख सकते हो। ये 2019 में इनको बेस्ट बैंक बनाया गया था। न्यू प्राइवेट सेक्टर बेस्ट बैंक अवार्ड्स, विनर इन इनोवेशंस ऑफ 11th इंक्लूसिव फाइनेंस इंडियन अवार्ड्स 2019 में बना था। बहुत अवार्ड मिला है। रैंक्ड फर्स्ट इन 2019 ब्रांच टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स, एचडीएफसी बैंक वाज द फीचर फॉर द 6th consecutive years। छठा साल तक लगातार इनको मिला है। अमंग द मोस्ट ऑनर्ड कंपनी लिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ऑल एशिया के अंदर मिला था। ठीक है, जापान छोड़ के। इंडियाज बेस्ट बैंक यूरो मनी अवार्ड एक्सेलेंस 2019 में मिला था। बैंक ऑफ ईयर बेस्ट लार्ज बैंक बिजनेस टुडे का अवार्ड मिला था। बेस्ट लार्ज बैंक एंड फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, बेस्ट लार्ज बैंक एंड फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन द वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड में मिला था इनको। लार्ज बैंक, कोई छोटा मोटा बैंक ये है नहीं। बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर इंडिया 2016 में बना था ये। बहुत सारा अवार्ड एचडीएफसी को मिला है। आप देख सकते हो मतलब वो किस तरह से अपना बिजनेस को बनाया है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का ओवरव्यू क्लियर हो रहा है सर? यही चीज मैंने आपको मेरे नोट से बताया। यहाँ पर आपको मैं अगर इंस्टीट्यूशंस के मैट से दिखाऊं तो आप वहां से भी देखो तो एकदम कुछ चीज मैंने एकदम करेंटली आपको ज्यादा बता दिया होगा। ये देखो, ये जो डिटेल्स यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आप देख रहे हो, ये सारा का सारा, यहाँ उतना डिटेल्स कुछ है नहीं, पर मैंने आपको कुछ स्पेशल ही बता दिया ज्यादा। यहाँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स एक बार देख सकते हो, जैसे इसका कुछ मार्केट में कुछ ब्रांड चलता है लाइक पेज ऐप। ये पेमेंट ऐप है कि एचडीएफसी बैंक का। स्मॉल माइक्रो इन्वेस्टमेंट बैंक है। वॉच बैंकिंग 30 मिनट ऑटो लोन का एक प्रोग्राम बनाया है। 15 मिनट्स 2 व्हीलर लोन का एक प्रोग्राम बनाया है। 15 मिनट में 2 चक्का का लोन मिल जाएगा, मतलब बाइक का लोन। 30 मिनट में ऑटो लोन मिलेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाया है। ई पेमेंट गेटवेज बनाया, डिजिटल वॉलेट सिस्टम बनाया। ठीक है, इस तरह से एचडीएफसी बैंक अपना धीरे धीरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और डेवलप कर रहा है। बाकी चीज तो मैंने आपको बोल दिया। इसका फिलोसॉफी क्या है एक बार देख लेना। आदित्य पुरी इसका करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, चेयरमैन में मैंने आपको रिसेंट चेंजेस बताया। ठीक है, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है श्रीनिवासन वैद्यनाथ। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। इसका फिलोसॉफी क्या है? टू बी ए वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। इसका फिलोसॉफी है कि एक दिन इंडिया का वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहता है। यही एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज है और यही वो बन के दिखाया ऑलरेडी। ठीक है, किस तरह से प्राइवेट लेवल में एक बंदा इसको कहां से कहां ले गया। चलो सर, एचडीएफसी बैंक में तो काफी बात कर लिया। आईसीआईसीआई बैंक देख लो सर, ये भी मुंबई में हेडक्वार्टर है। ये भी मल्टीनेशनल बैंकिंग है, मतलब इसका भी इंटरनेशनल ब्रांचेस बहुत है। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन वडोदरा गुजरात। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है गुजरात में, कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, मतलब इसने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया था। आईसीआईसीआई का जो रजिस्टर्ड था वो गुजरात में हुआ था, बाद में वो मुंबई में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया। इट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस फॉर कॉर्पोरेट्स, retail customers through a variety of delivery. The bank has a network of 5 to 75 ब्रांचेस। इसका मतलब पूरा भारत में 5275 ब्रांच है एंड 15,589 मतलब 89 एटीएम्स है अक्रॉस इंडिया। एंड इसका 17 कंट्री में इसका प्रेजेंस है वर्ल्ड में, मतलब जो शायद एचडीएफसी का भी नहीं है।
वर्ल्ड का 17 कंट्रीज में इसका ब्रांचेस है। ICICI बैंक इज द वन ऑफ द बिग 4 बैंक्स ऑफ इंडिया। द बैंक हैज सब्सिडियरीज इन द यूके में इसका सब्सिडियरी है, कनाडा में इसका सब्सिडियरी है, एंड ब्रांचेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, बहरीन, हांगकांग, कतार, ओमान, अबू धाबी, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इतना सारा जगह में इसका सब्सिडियरी है। आप समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा बैंक है ये भी बहुत बड़ा बैंक है। लेकिन लास्ट में आपको कंपेयर करने को मिलेगा कि HDFC बड़ा या ICICI बड़ा, ये मन में चलता है ना कि कौन बड़ा, तो उसका रियल डेटा यहाँ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ये भी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, ये 5 जनवरी 1994 में बना है सर, 5 जनवरी 1994 में। रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने आपको बता दिया। एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड, की पीपल गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, संदीप बख्शी, MD एंड CEO। इसका भी सेम टू सेम प्रोडक्ट है जैसे कि HDFC का है। रेवेन्यू मॉडल में आप देख सकते हो ₹1,49,786 करोड़ का रेवेन्यू मॉडल है इसका, करेंट 2020 का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग इनकम 78 to 68.2 करोड़ का है। नेट इनकम इतना दिया है सर 9566.31 करोड़ का। एसेट भी इसका कम नहीं है, 1,37,07,292 करोड़ का एसेट है। इक्विटी भी इसका बहुत अच्छा चल रहा है, और सब में आप देख रहे हो ग्रोथ है, सब में ग्रीन दिख रहा है, मतलब सब कुछ में ग्रोथ चल रहा है। ₹11,85,818.45 करोड़ का टोटल इक्विटी है इसका। इसका एम्प्लॉय HDFC से कम है सर, 84,000 एम्प्लॉय है इसका, जहाँ HDFC में 1 लाख समथिंग का एम्प्लॉय था। क्या आपको दिखाई दिया सर कि इसका एम्प्लॉय लेवल थोड़ा कम है ICICI का? ICICI का फुल फॉर्म एक बार देख लेना। जैसे HDFC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सिमिलरली ICICI बैंक का भी फुल फॉर्म क्या है, इसको बनाया गया था, ये पहले बैंक नहीं बना था, ये पहले बना था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी एक अनदर जनरल नॉलेज है फाइनेंशियल जीके कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसको बनाया गया था इंडस्ट्रियल लेवल में लोन देने के लिए। अगर किसी को इंडस्ट्री बनाना होगा, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा बिजनेस में, तो उसके लिए ICICI को फॉर्म किया गया था इंडिया में। उसके बाद 94 में इसको बैंक में ट्रांसफर किया गया, लेकिन पहले वो इसी लेवल पे पहले काम करता था, लोअर लेवल में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। An Indian financial institution as wholly owned subsidiary in 1994 in Vadodara. The parent company was formed in 1955. इसको बहुत पहले बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था as a joint venture of the World Bank. समझ पा रहे हो सर? जॉइंट वेंचर ऑफ वर्ल्ड बैंक के साथ जॉइंट वेंचर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। ये इंडियाज पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू इंडियन इंडस्ट्री, इसी पर्पस में इसको बनाया गया था। द बैंक वाज फाउंडेड एज द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस। द पेरेंट कंपनी वाज लेटर मर्ज्ड विद द बैंक। बाद में ये जो पेरेंट कंपनी था ICICI, इसको बैंक के साथ मर्ज कर दिया। ICICI बैंक लॉन्च इंटरनेट बैंकिंग ऑपरेशन इन 1998। आपको बता दूं कि ये इंडिया में जो आज के डेट में इंटरनेट बैंकिंग चलता है ना, हेलो, इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग आजकल बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जिसको आप लोग आजकल ज्यादा बोलते हो, ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले इंडिया में चालू ICICI बैंक ने ही किया है। समझ पा रहे हो सर? ICICI shareholding in ICICI Bank was reduced to 46% through a public offering of shares in India, followed by an equity offering in the form of ADR. इसका भी American Depository Receipts and New York Stock Exchange में 2000 में हुआ गया था। ICICI Bank acquired the Bank of Madura Limited in all stock deal in 2001 and sold additional stake in institutional investors 2001-2 में। In the 1990s, ICICI transformed its business from a development financial institutions offering only project finance to diversified financial services. तो ICICI बैंक किस तरह से अपना बिजनेस को ग्रोथ किया था, ये आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया मिल रहा है। बाद में ICICI ने एक्विजिशंस भी किया, काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस का एक्विजिशंस किया। क्या क्या देखो इसके एक्विजिशंस। 96 में एक बहुत बड़ा एक्विजिशंस किया, एक्विजिशंस मतलब उसको खरीद लिया। ICICI Limited, a diversified financial institutions with headquarters in India.
97 में आईटीसी क्लासिक फाइनेंस, ये आईटीसी कंपनी है ना, ये आईटीसी का फुल फॉर्म कोई बता सकते हो क्या? कंपनी का नाम सुने हो क्या? आईटीसी का नाम सुने हो क्या? प्लीज बताना। यस सर। फुल फॉर्म बता सकते हो कोई आईटीसी का? इसका होटल है ना, अरे अपने कोलकाता में आईटीसी का होटल है कि नहीं है? बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है कि नहीं है? एक बहुत बड़ा 7 स्टार टाइप का होटल बन रहा है एकदम। अगर आप साइंस सिटी के बगल में जाओगे तो एक बहुत बड़ा एक होटल बन रहा है वहां पर वाईटीसी का पुराना के सामने। अगर कभी भी आप साइंस सिटी की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको दिखेगा। नॉट ओनली इन कोलकाता, इंडिया में बहुत सारा जगह में आईटीसी का कंपनी का मतलब होटल चेन है। आईटीसी का प्रोडक्ट में बिस्किट्स, आपका ग्रोसरीज में बहुत सारा तेल वगैरह सब कुछ मिलता है आईटीसी का इंडियन। लेकिन इसका मेन बिजनेस है सिगरेट सर। ये जो सिगरेट है ना सर, ये सिगरेट का बिजनेस जो है ये सबसे ज्यादा ही किसी का है। ये कुछ ब्रांड का नाम मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। आईटीसी का फेमस ब्रांड है सर, गोल्ड फ्लेक है, फिर आपका वो क्या नाम है, पापा यूज करते हैं नेवी कार्ड, ट्विल्स नेवी कार्ड, ये सब आईटीसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आईटीसी क्लासिक, बोलो। आईटीसी क्लासिक फाइनेंस ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1986 में। बाद में ये आईटीसी का, हाँ इंडियन तंबाकू मेमोरियल, हाँ इंडियन टोबैको कंपनी, यही नाम था इसका, यही नाम है। ठीक है, तो इसका एक फाइनेंस ग्रुप भी बनाया गया था जो फाइनेंस को सर इम्पेरियल टोबैको कंपनी, की इम्पेरियल टोबैको कंपनी। इम्पेरियल, यस सर। अच्छा अच्छा, कभी कभी नाम चेंज किया गया है। आईटीसी का फुल फॉर्म इंडियन या इम्पीरियल देख लेते हैं, रुको, मुझे तो पता था इंडियन। इम्पेरियल सर। इम्पीरियल, ইন্ডিয়ানটা পরে রিনেম করেছে हाँ पहले क्या था रे? ইম্পেরিয়াল। ये देख, रीनेम्ड एज, ये देख नाम चेंज हुआ है। Established in 1910 as the Imperial Tobacco Company of India Limited, the company was renamed as the Indian Tobacco Company Limited in 1970s and later to ITC Limited in 1974. देख पा रहे हो? पहले Yes, नाम sir. इसका, पहले नाम इसका हुआ था इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम पे ये आया था स्टार्टिंग में। फिर इसी का नाम चेंज होके इंडियन टोबैको कंपनी किया गया था 1970 में। फिर अभी इसका नाम सिर्फ आईटीसी लिमिटेड है, ओनली आईटीसी लिमिटेड। तो अगर कोई पूछता है कि आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, दोनों ठीक है, बट आपको दोनों इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए। एस्टेब्लिश हुआ था इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से, ठीक है, और बाद में चेंज हुआ था इंडियन टोबैको कंपनी, मतलब जो लेटेस्ट चेंजेस था। बट करेंट ये दोनों नाम में से कोई नाम यूज नहीं होता ऑफिशियली। ऑफिशियल नाम है इसका इंडियन सॉरी आईटीसी लिमिटेड, ओनली आईटीसी लिमिटेड। इसका जियोग्राफिक स्कोप मेनली वेस्ट बंगाल इंडिया में है और ये प्लेस ऑफ फाउंड हुआ था कोलकाता में ही। ठीक है, और इसका बेस्ट फूड सर्विस में सनराइज का जो होता है ना, सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये उसका बहुत ही अच्छा एक कंपनी है जो आईटीसी के अंडर में ब्रांड है। ओके, हम लोग बैंक के साथ साथ आईटीसी में भी एक बार चले गए, क्योंकि आईटीसी फाइनेंस को देखो सर, एक को मतलब एक को जानने जाते हो तो दूसरा कैसे आ जाता है। तो बिजनेस ऐसा ही है सर, बिजनेस में एक चीज करने जाओ आपके सामने काफी और भी ऑप्शंस ओपन हो जाता है और आपको नॉलेज मिल ही जाता है। 1997 में आईसीआईसीआई ने शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को परचेज किया। ये शिपिंग क्रेडिट है, मतलब जो जहाज वगैरह का जो बनने का काम करता है, उनके लेवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बैंक था, शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको एक्वायर कर लिया आईसीआईसीआई ने। फिर अनाग्राम बोल के, अनाग्राम या एनाग्राम, ठीक है, ये फाइनेंस एनाग्राम हैड बिल्ड अप अ नेटवर्क ऑफ 50 ब्रांचेस इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र दैट वर प्राइमरीली एंगेजिंग द रिटेल फाइनेंसिंग ऑफ कार। ठीक है, कार फाइनेंसिंग करता था, स्पेशली ट्रक्स का, स्पेशली ट्रक्स का, कार एंड ट्रक्स का फाइनेंस करता था एनाग्राम। ये एनाग्राम को भी आईसीआईसीआई ने ले लिया। देख पा रहे हो एनाग्राम को भी एक्वायर किया 98 में। और भी सर देखो खत्म नहीं होने वाला है,
2001 में बैंक ऑफ मदुरा इसको लिया। 2002 में वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग एंड शिमला ब्रांचेस ऑफ ग्रीनले बैंक बोल के एक बैंक हुआ करता था, ठीक है, ग्रीनलेस बैंक बोल के एक बैंक हुआ करता था। दार्जिलिंग इज द हिल स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द शिमला द हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। दोनों जगह का नाम तो आप लोग सुने होंगे। ये दोनों जगह में एक बैंक हुआ करता था ग्रीनलेस बैंक, इसको भी आईसीआईसीआई ने ले लिया। इन्वेस्टिसियोनो क्रेडिटिनी बैंक इन रशियन बैंक, इसको लिया 2005 में। सांगली बैंक वाज अ प्राइवेट सेक्टर unlisted bank founded in 1916 and 30% owned by the Bathe family. Its headquarters were Sangli in Maharashtra. ठीक है, ये एक फैमिली का बाथे फैमिली का बैंक था, ठीक है, लोकल महाजन था शायद। एंड इट हैड 198 ब्रांचेस, 198 ब्रांचेस है। मतलब देखो सर, लोकल लेवल में कितना कितना बैंक सिस्टम महाराष्ट्र में है और था। इट हैड 158 इन महाराष्ट्र एंड 31 इन कर्नाटका। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में ना ये महाजन का बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। एंड कुछ गुजरात में था एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड दिल्ली में भी था। ये 150 और 198 ये सांगली बैंक का क्या ब्रांच था देख सकते हो आप, जो अनऑर्गेनाइज लेवल में था। इसको भी बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने एक्वायर कर लिया। The Bank of Rajasthan was acquired by ICICI Bank in 2010 for $30 billion, and RBI was critical of Bank of Rajasthan's promoters not reducing their holdings in the company. अच्छा, आरबीआई बैंक ऑफ राजस्थान का जो होल्डर है, प्रोमोटर है, उनका होल्डिंग को कम नहीं किया। बैंक ऑफ राजस्थान हैज सिंस बीन मर्ज्ड विद द आईसीआईसीआई बैंक, जब से ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आईसीआईसीआई बैंक कितना सारा कंपनी का मतलब ओनरशिप लिया है। आप मतलब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिटेल्स में आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग देखना कि क्या क्या किया। ये देखो आप, सब्सिडियरी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के अंडर में कितना सारा सब्सिडियरीज है। डोमेस्टिक लेवल में अगर आप देखो, मतलब जो इंडिया में है, दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। टीवी में ऐड बहुत देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये भी इसका एक इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ये ऊपर वाला लाइफ वाला है, और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो है ना वो नॉन लाइफ वाला है, मतलब लाइक कार इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइक मेरिन इंश्योरेंस, एनीथिंग जो नॉन लाइफ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट मतलब सर ये म्यूचुअल फंड का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट लिमिटेड, एक ट्रस्ट है इनका। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है सर, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर आईसीआईसीआई का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड। आईसीआईसीआई वेंचर फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मतलब कोई बिजनेस बनाते तो उसमें ये लोग मैनेज करते हैं। आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड। अच्छा, इतना सारा कंपनी का नाम जान के आपको क्या फायदा? हाँ, आपको एग्जाम का फायदा। दूसरा फायदा यही है कि आपको भी तो पता चल रहा है ना कि अगर इतना ऑर्गेनाइजेशन है तो एरिया ऑफ जॉब, एरिया ऑफ वर्क का क्या कितना जगह है। जब हम लोग सोचते हैं काम नहीं है, काम नहीं है, सर काम है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। सिर्फ सरकारी नौकरी करके हम लोग अपना फोकस एरिया सोचते नहीं है। इसमें सरकारी लेवल में भी है, जैसे ये मैं आपको प्राइवेट लेवल में बता रहा हूँ, बहुत सारा लेवल में सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। इंटरनेशनल में देखो सर, आईसीआईसीआई बैंक कनाडा, आईसीआईसीआई बैंक यूएसए, आईसीआईसीआई बैंक यूके ईएलसी, आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी, आईसीआईसीआई बैंक यूरेशिया लिमिटेड, मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिला के है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी होल्डिंग्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी इंटरनेशनल एंड आईसीआईसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। आईसीआईसीआई का फॉरेन अप्रोच बहुत गजब का है, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन का भी डिटेल्स थोड़ा बहुत दिया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो ये था आईसीआईसीआई बैंक रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपने आईसीआईसीआई एचडीएफसी देखा तो चलो मैं आपको एक दूसरा चीज भी साथ में दिखा देता हूँ। करेंटली ये आईसीआईसीआई एचडीएफसी, इनका करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस लेवल का मॉडल में क्या चल रहा है, एक आइडिया, ताकि आपको पता चले इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा चल रहा है, इंडिया में कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बैंक क्या कर रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो सर, बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा है, ज्यादा कैपिटल है, तो आपका पैसा भी सेफ है, सबसे बड़ा चीज। दूसरा, अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा मिल सकता है, जो जितना अच्छा है वो उतना अच्छा कर सकता है। बाकी मार्केटिंग भी कुछ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो अभी सबसे टॉप बैंक है ना, मैं एसबीआई में बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको प्राइवेट लेवल में थोड़ा कंपेयर करा देता हूँ।
बिकॉज गवर्नमेंट लेवल में कंपेयर करने के लिए एसबीआई के साथ ज्यादा कोई है नहीं, सब लॉस का भागीदार है ज्यादातर। लेकिन आप प्राइवेट लेवल में देख सकते हो, ये देखो एचडीएफसी बैंक का मैंने यहाँ पर शेयर लिया, एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर चल रहा है करेंटली कितना चल रहा है 1078.45 का शेयर चल रहा है, एक शेयर का दाम एसबीआई एचडीएफसी का। क्या सबको दिखाई दिया है? प्लीज बताना मुझे। हेलो सर कोणता सर? ये देखो 1078.60 दिख रहा है ना, ये है, ये करंट इसका शेयर का दाम है। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि करंटली एचडीएफसी बैंक का पीयर कंपैरिजन कराता हूं आपको मार्केट कैपिटल के हिसाब से। देखो पहले एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल देखो, ये देखो एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बंधन, इंडिया का करंट टॉप प्राइवेट बैंक का मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल देखो, काउंट करो प्लीज, 5,96,841 करोड़ का मार्केट कैपिटल है एचडीएफसी बैंक का। कोटक महिंद्रा का कितना मार्केट कैपिटल है? 2,62,838.8 करोड़ का। इसका कितना है? 2 लाख, आईसीआईसीआई का 2,54,180, एक्सिस का है 1,36,390 और बंधन का है 49,357 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। मतलब आपको वहीं से पता चल जाता है करेंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे टॉप में कौन रन कर रहा है मार्केट कैपिटल वाइज, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा बिजनेस करने के लिए पूंजी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा एक चीज हमेशा मैं आपको बता दूं कि शेयर प्राइस ज्यादा कम के साथ अभी कंपेयर कभी मत करना। जैसे आप देख सकते हो कि एचडीएफसी का मार्केट कैपिटल हाई है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का शेयर का प्राइस चल रहा है 1084.55 का। वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटल काफी लो है उसके हिसाब से, तो इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1328 का। हेलो, आप बात समझ पा रहे हो? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा कभी ना सोचना, इस तरह का गलती, मतलब आम आदमी की तरह एकदम नहीं, बिकॉज यू आर दी कॉमर्स प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आप कभी ऐसा गलती ना करना कि जिसका शेयर हाई चल रहा है वो उसका मार्केट कैपिटल हाई होगा या उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही सब चीज आप लोग कॉमर्स पढ़ते हुए सीखोगे, चार्टर्ड बनते हुए, सीएस बनते हुए, सीएमए बनते हुए आप लोग सीखोगे। ठीक है, शेयर मार्केट के प्रोफेशनल बनते हुए आपको सीखना है कि शेयर प्राइस के साथ इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, उसके साथ मार्केट कैपिटल, बिजनेस सिनारियो या आपका बैंक अकाउंट में पैसा होगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो एचडीएफसी बैंक लास्ट 52 हफ्ता में, मतलब लास्ट एक साल में अपना शेयर का दाम सबसे हाईएस्ट लेके गया 1304 में। ठीक है, वहां पर कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट एक साल में सबसे ज्यादा शेयर का प्राइस गया है 1700 में, मतलब 1739, 1739। ठीक है, तो लो प्राइस भी दिखा रहा है कि लास्ट एक साल में लो प्राइस किया गया एचडीएफसी का। अब आईसीआईसीआई बैंक का देखो, जो आई थिंक एचडीएफसी के बाद सेकंड मार्केट कैपिटल नहीं, सेकंड मार्केट में कोटक है, थर्ड में आईसीआईसीआई करेंटली। आईसीआईसीआई का बिजनेस सिनेरियो थोड़ा अभी पहले से लो हुआ है ड्यू टू सम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैं मैनेजमेंट का भी चैप्टर्स है, मैं वो भी बताऊंगा। नॉर्मली मैं सीएमए स्टूडेंट्स को कराता हूँ और 12th में है, मैं उसको भी बताऊंगा जो मैनेजमेंट जिनको पढ़ना है कि किस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस देखो 368, लास्ट एक साल में 552 हाईएस्ट गया था, लो गया था 269। अच्छा एक चीज देखो, प्रॉफिट देखो, बंधन बैंक का देख रहे हो करंटली 306.50 का लास्ट प्राइस है, हाईएस्ट गया था 650 और लास्ट 50 वीक में लो गया था 152। मतलब आप एक चीज देख सकते हो कि बंधन बैंक का ग्रोथ देखो सर यहीं से आपको पता चल जाएगा। बंधन बैंक अगर आप एक साल पहले जस्ट 1 ईयर बैक 152 में परचेस करते तो आज आपका बंधन बैंक का शेयर प्राइस देखो 306 का है, मतलब डबल से भी ज्यादा एक साल के अंदर। एक्सिस बैंक का भी अगर आप एक साल पहले परचेस करते तो 285 में, तो आज चल रहा आपका 445। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप 269 में परचेस करते तो इसका ग्रोथ थोड़ा कॉम्पिटिटिवली लो है, बट फिर भी खराब नहीं है, 368। इसका देखो 1000 में परचेस करते तो 1328। एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ देखो सर, 738 में परचेस करते तो 1084 का एक साल में चेंजेस हुआ है, मतलब पॉजिटिव लाइन में जा रहा है। सेल्स का हिसाब देखो,
नेट प्रॉफिट इसका HDFC बैंक का प्रॉफिट देखो 26,257.32 करोड़, मतलब 26,000 करोड़ का प्रॉफिट है HDFC का। 5,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है आपका, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है कोटक का, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है ICICI का, एक्सिस का प्रॉफिट रहा है 1627 मतलब 1,627 करोड़ का। लेकिन उसके हिसाब से मार्केट कैपिटल काफी लो है। जस्ट इमेजिन बंधन बैंक का देखो आप कि मार्केट कैपिटल ओनली 49,000 कंपेयर टू अदर बिग फोर, बट इसका प्रॉफिट देखो 49,000 का मार्केट कैपिटल में इसका नेट प्रॉफिट है सर 3,023.7 करोड़। मतलब इससे आपको एक चीज पता चल रहा है कि बंधन का क्या ग्रो हो रहा है, बंधन का क्या ग्रोथ चल रहा है। यहाँ आप व्यू मोर करोगे तो आपका बाकी बैंक्स भी दिखाई देगा, ठीक है। HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, बंधन, इंडसइंड, यस, ये एक AU स्मॉल फाइनेंस कुछ है, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन, RBL, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, करूर वैश्य, DCB, कर्नाटका, साउथ इंडिया बैंक, जम्मू कश्मीर, लक्ष्मी विलास, धनलक्ष्मी, ये सब प्राइवेट बैंक का डिटेल्स है सर, सब प्राइवेट बैंक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बैंक को नहीं लिया। क्या आपने देखा और कुछ आपको समझ में आया या फिर कुछ मजा आया देख के कि करेंटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल में रियलिटी क्या चल रहा है? आई जस्ट वांट टू गिव अ रियलिटी शो कर रहा था आप लोगों के साथ कि आप देखो कि सिर्फ जो आप पढ़ रहे हो उसका रियल फैक्ट क्या चल रहा है। जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, जो लोग मार्केट को देख रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। क्या आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? प्लीज बताना मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब मैट में अगर आप सिर्फ स्टडी मैट देखोगे तो वहां पर आपको ऑब्वियसली कंपनी के बारे में डिटेल्स पता चलेगा, बट मैं आपको एकदम रियल फैक्ट में बता दिया कि देखो कहाँ कहाँ क्या खेल चल रहा है। तो इसी तरह से मैंने बताया था कि आपको मैं SBI भी बताऊंगा कि एक सरकारी लेवल में बात कर लेना चाहिए। तो चलो एक सरकारी लेवल में बात कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिचुएशन क्या है। चलो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिचुएशन कंपेयर, मतलब सर सोचने लायक है सर। आप एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स आप ही लोग तो सोचोगे और आप खुद भी सोचोगे, लोगों को भी सोचने में मजबूर करोगे, ठीक है, मजबूर भी करना है। अच्छा, स्टेट बैंक के साथ भी कंपेयर कर लेना चाहिए स्टेट बैंक का पीयर्स का। तो एक शेयर का दाम चल रहा है 199.10, आज थोड़ा मार्केट लाइव है अभी, ठीक है, थोड़ा ग्रोथ में है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले मैं आपको स्टेट बैंक का डिटेल्स बताऊंगा, फिर मैं आपको स्टेट बैंक के साथ उसी का मतलब कंपेयर करना है बाकी लोगों के साथ जो सरकारी लेवल में है। ओके, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस स्टडीज में अगर हम देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका भी फॉरेन ब्रांचेस है ऐसा, ये सरकारी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। SBI is the 236th Fortune Global 500 list of the world biggest corporation of 2009। वर्ल्ड का टॉप 500 कंपनीज में से एक है। ये नेशनलाइज्ड बैंक, ये सरकारी बैंक है। इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया विद 23% मार्केट शेयर बाय एसेट एंड 25% शेयर ऑफ द टोटल लोन एंड डिपॉजिट मार्केट। मतलब टोटल मार्केट का जो शेयर है उसका टोटल अगर बिजनेस बैंकिंग एसेट्स में 23% सिर्फ SBI के अकेला में, ठीक है, और 25% लोन एंड डिपॉजिट मार्केट में। द बैंक डिसेंड्स फ्रॉम द बैंक ऑफ कैलकाटा। कहाँ से आया? SBI का स्टोरी देखो, SBI डिसेंडेंट मतलब ये इसका स्टार्ट हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा से, पहले बना था बैंक ऑफ कैलकाटा, फाउंडेड इन 1806। 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा बना था भाया द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही बना, लेकिन इसका सबसे पहला डिसेंडेंट अगर कोई है तो वह है बैंक ऑफ कैलकाटा। 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भाया होके मेकिंग द ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबकॉन्टिनेंट आप लोगों को पता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब एनी आइडिया? इंडिया कह सकता था, सबकॉन्टिनेंट क्यों कहा? प्लीज टेल मी। आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, या फिर नहीं? Yes, sir. सबकॉन्टिनेंट का मतलब बताओ।
ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট का मतलब যেটা ইন্ডিয়ার সাথে মানে এর থেকে জুড়ে আছে, বাইরের থেকে, যেরকম আন্দামান আর নিকোবর ওইগুলো। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं रे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया, टोटल इंडिया तो है ही, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बताओ कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि महादेश, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना महादेश है, 7 सेवन है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। हाँ, और इधर अंटार्कटिका भी तो है। हाँ अंटार्कटिका नीचे नीचे। एग्जैक्टली तो बेसिकली ये सातों कॉन्टिनेंट के साथ कंपेयर करके इंडिया को सब कॉन्टिनेंट का मर्यादा मिला था। मर्यादा इसलिए मिला था क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है तो उसको एक मर्यादा देना चाहिए था, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के रूप से माना जाता था। लेकिन उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये पाकिस्तान देख रहे हो, ये देखो एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया देखो। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब मिला के कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में रियल में इंडिया का जगह है, सारा का सारा एरिया जो पुराना मतलब एकदम ओल्डेस्ट टाइम से ये टोटल में इंडिया है। इसीलिए पाकिस्तान तो बस कुछ ही दिन से हमसे जबरदस्ती झगड़ा करके खुद इधर चला गया और बांग्लादेश को जबरदस्ती बनाया, हाँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नारा लगा के, ठीक है। ये पाकिस्तानी लोग मतलब पाकिस्तान का जो बनाने वाले हैं ना, मतलब ये बहुत खतरनाक है जो पाकिस्तान बनाया, ठीक है। मतलब इंडिया में ऑलरेडी मतलब इंडिया में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम रहते हैं, तो मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 20 करोड़ रहते हैं और 20 करोड़ रह जाता क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इनका जो सोच था ना, इनको अपना अलग मतलब रुतबा दिखाना था और दुनिया में ना एक खौफ फैलाना था, तो चलो बना लिया, हाँ, इनको अपना चीज बनाना था तो बना लिया, मतलब जबरदस्ती। और इंडियन का उस टाइम पे जो नेता लोग था वो भी मतलब क्या बताए सर, संभाल नहीं पाए। सुभाष चंद्र बोस होते ना तो कभी होने नहीं देता। नहीं सीरियसली, इतिहास बोलते हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। तो जो भी हो, ये पाकिस्तान हमसे छीन लिया जो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एक्चुअली रियल इंडिया यहीं से बना है। एंड अनदर इज बांग्लादेश, ठीक है, और नेपाल, भूटान, ये कंप्लीट एरिया, इसको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज अ कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट में पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ कलकत्ता से चालू हुआ था, तो आप समझ ही सकते हो ब्रिटिश ने बनाया था, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द बैंक ऑफ मद्रास मर्ज इनटू द अदर टू प्रेसिडेंसी। बैंक ऑफ मद्रास अदर टू प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक्स इन ब्रिटिश इंडिया में और प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ बॉम्बे था। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों मिल गया और फॉर्म इंपीरियल बैंक। तीनों मिलके बना था इंपीरियल बैंक, which in turn became the State Bank of India in 1955। उसके बाद 1955 में वो उनको चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेशन हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक्स मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है, मतलब उस टाइम पे स्टेक था 60% स्टेक, रिमेनिंग इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नाम दिया रिजर्व बैंक का 60% स्टेक लेके स्टेट बैंक का नाम दे दिया। मतलब ये बेसिकली आप मान के चल सकते हो कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक का ही एक ब्रांच है, ठीक है, मतलब एक बैंक है। लेकिन रिजर्व बैंक तो बिजनेस नहीं करता बट स्टेट बैंक बिजनेस करता है। तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। कुछ समझ में आया सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री? ओके, फॉर्मरली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया डिसेंडेंट फ्रॉम बैंक ऑफ कलकत्ता। पब्लिक सेक्टर है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको, और आगे क्या बताना, कुछ फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एकदम डायरेक्ट है। फाउंडेड 2 जून 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता, 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक फॉर्मेशन हुआ। इन तीनों को मार्च करके 27 जनवरी 1921 को बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड 1 जुलाई 1955 को बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ क्लियर है स्टोरी? स्टेट बैंक भवन, एमसी रोड, नॉरिमन पॉइंट, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड है। करेंट की पीपल है रजनीश कुमार, चेयरमैन है। इसका भी प्रोडक्ट सेम टू सेम जैसे मैंने आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के केस में समझाया था। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाकी
फाइनेंशियल डेटा एक बार मैं देख लेता हूँ आपके साथ, इसका करेंट फाइनेंशियल डेटा। अच्छा एक काम करते हैं, इसका फाइनेंशियल डेटा को इसी का बाकी का पीयर्स के साथ देखते हैं। ये देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1876 में शेयर्स था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर सर्टिफिकेट ऐसा देखने में होता था। बैंक ऑफ बंगाल इशूड बाय 13 में 1876, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे एक स्टैंप भी है, मतलब जो पोस्टेज स्टैंप होता है। और ये इंपीरियल बैंक का लोगो ऐसा देखने में होता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो ऐसा देखने में होता था, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मर है, ठीक है। और ये समृद्धि भवन कोलकाता में, कभी अगर आप लोग ये पार्क का नाम क्या है वो गंगा किनारे, कौन बताओगे? गंगा किनारे ये पार्क का नाम किसको पता है? मिलेनियम पार्क। मिलेनियम पार्क, देखो सबको पता है, बोल नहीं रहा है। मिलेनियम पार्क कभी जाते हो तो मिलेनियम पार्क का जो सेकंड मिलेनियम पार्क है, 13 पार्क है वहां पर। मिलेनियम पार्क सेकंड पार्क के सामने खड़ा रहोगे ना तो आपको ये वाला दिखेगा, ये है आपका समृद्धि भवन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईस्टर्न जोनल ऑफिस, ठीक है। मतलब पूरा पूर्वी भारत का ईस्टर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ना बहुत सारा एसोसिएट बैंक था, मतलब सब्सिडीज बोल सकते हो, जो करेंटली नहीं है, मार्ज हो चुका है। एसबीआई एक्वायर्ड द कंट्रोल ऑफ 7 बैंक्स इन 1960, 1960 में यह कंट्रोल लिया था। दे वर द 7 रीजनल बैंक्स ऑफ फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट, मतलब अलग अलग राजाओं का बैंक था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट का। आपको स्टेट देख के समझ में आ जाएगा। दे वर रिनेम्ड, मतलब उन्हीं राजाओं का बैंक था, प्रीफिक्सिंग देम द स्टेट बैंक ऑफ दीज 7 बैंक्स, उनके नाम के सामने स्टेट बैंक लगाया गया था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, राजाओं का जगह है, समझ में आ रहा है, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। बीकानेर एंड जयपुर राजस्थान में है। ये देखो जयपुर आपको दिख जाएगा, जयपुर बीकानेर दिख रहा है। बीकानेर बहुत वेस्टर्न साइड में है एकदम, ठीक है। और कुछ दूर जाने से आपको पाकिस्तान पहुंच जाओगे। सबसे वेस्टर्न मोस्ट सिटी है इंडिया का, सबसे पश्चिमी में एकदम मरुभूमि के सामने है जैसलमेर, ठीक है। बीकानेर भी जैसलमेर के आसपास में ही है, लेकिन ये थोड़ा दूरी में है, थोड़ा नॉर्थ साइड में है, लेकिन जैसलमेर एकदम रेगिस्तान में है। लेकिन यहाँ पर मेन बात है जयपुर एंड बीकानेर। तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जो है ये राजाओं का था, वहां पर बैंक्स था, ठीक है। वो बैंक को ले लिया गया, वो बैंक को लेके स्टेट बैंक नाम दिया गया था। फिर था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पतियाला, पंजाब में पतियाला, मैसूर है साउथ में, ठीक है, साउथ इंडिया में, इंदौर है मध्य प्रदेश में, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, ये है गुजरात में, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर, ये भी है साउथ में, ठीक है, ट्रावंकोर साउथ इंडिया में है। All these banks were given the same logo as the parent bank SBI. State Bank of India and all its associate bank use the name Blue Keyhole logo, जैसे लोगो उनका होता है ना Blue Keyhole, ठीक है, said to be the inspired by the Ahmedabad कंकरिया लेक। ये अहमदाबाद में एक लेक है कंकरिया लेक बोल के, वहीं से इंस्पायर होकर उसको बनाया गया था। The State Bank of India word mark usually had one standard typeface but also utilized other typeface. The word bank has the keyhole logo followed by SBI, ठीक है। तो ये जो वर्ड मार्क है की होल लोगो, आप लोग जानते हो स्टेट बैंक का, ये जो लोगो का बात कर रहा हूं मैं, ये लोगो है ना की होल का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसबीआई के बारे में जानना शुरू करोगे तो खत्म ही नहीं होगा। ये देखो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साउथ हॉल यूनाइटेड किंगडम में ब्रांच है, यूके में। मैंने आपको यूके ब्रांच दिखा दिया, ये है यूके ब्रांच, ओके। अभी मैं आपको कंपेयर कराऊंगा। अच्छा रिसेंटली एक रिसेंट खबर जान लो स्टेट बैंक के बारे में, एकदम रिसेंट है। अच्छा स्टेट बैंक का अदर सर्विस में एज ऑफ 31 मार्च 2017 एसबीआई ग्रुप हैड 59,291 ATMs। सिंस नवंबर 2017 एसबीआई आल्सो ऑफर्स इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम है योनो, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग। येस बैंक में इसका शेयर होल्डिंग हो गया सर, जब से येस बैंक मार्केट में एकदम गिर पड़ा तो इसको बचाने के लिए आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा वचन दिया कि कभी आपको लॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको पता भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 60% स्टेक तो है ही स्टेट बैंक में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया acquired 48.2% of the share of Yes Bank as part of RBI directed rescue deal in March 2020। Yes Bank को गिरने नहीं दिया, एंड दैट इज द रीजन। इसीलिए कभी भी कोई बैंक खराब होता है ना, इंडियन बैंकिंग सिस्टम गिरता नहीं है,
बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको गिरने नहीं देता, ठीक है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होल्डर कौन कौन है? देखो सर, किसके पास क्या शेयर होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये मजेदार पॉइंट है। देखो, सबसे ज्यादा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 56.92%, 56.92%, इसीलिए सरकारी बैंक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी, एनआरआई बॉन्ड, ये सब से लेके 10.94, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज का मिला जुला के 10.63, म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का 13.72, अदर का 7.79, टोटल कुल मिला के 100%, इस तरह से इसका शेयर होल्डिंग है, ठीक है। एम्प्लॉय कितना है स्टेट बैंक का? बहुत एम्प्लॉय है, लेकिन यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज का डेटा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल गया। 2,09,567 सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर्स में। सेकंड में एचडीएफसी बैंक, लेकिन काफी दूर में है 1 लाख, लेकिन फिर भी वो एज ए प्राइवेट बहुत दूर का कर दिया। लेकिन ये देखो एज ए गवर्नमेंट 2,09,567 एम्प्लॉय है इनके पास, ठीक है। बाकी शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, कोटा वगैरह तो है ही, ठीक है। लेकिन आपको मेनली जो बात समझना था वो मैंने समझाया। एक कंपैरिजन आपको मैं दिखा दूं तो जाके कंप्लीट होगा टॉपिक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेन सरकारी बैंक का कंपेयर कर लिया जाए, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब स्टेट बैंक का प्रॉफिट देखो 14,488.11 करोड़, ये स्टेट बैंक का प्रॉफिट। स्टेट बैंक का मार्केट कैपिटल देखो 17,07,689, बहुत हाई कैपिटल है, इवन मोर देन एचडीएफसी। उसका तो 5 लाख था, इसका 17 लाख है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट उसका काफी अच्छा था, 26,000 करोड़ का, इसका 14,000 करोड़ का। आप समझ रहे हो ना। एचडीएफसी का देखो, एचडीएफसी का प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया था, एचडीएफसी का प्रॉफिट है ये देखो 26,000 करोड़ का प्रॉफिट था एचडीएफसी का। मार्केट कैपिटल इसका 5,96,000 का था, और स्टेट बैंक का मैं आपको शो कर रहा हूँ 17,07,689 का मार्केट कैपिटल है करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट है 14,488। लेकिन अच्छा बैंक है ना, सरकारी है, सर्विस भी बहुत देता है, दैट्स वाई। मार्केट शेयर में हाई चल रहा था लास्ट एक साल में 351, अभी लो में चल रहा है काफी। लास्ट 52 वीक्स में 149 सबसे लोअर में था। आईडीबीआई बैंक 12,887 लॉस में है, क्या आप देख पा रहे हो? आईडीबीआई बैंक, ठीक है, केष्टपुर में एक बहुत बड़ा ब्रांच है इसका। आईडीबीआई बैंक 12,800 से बहुत जगह में है, 12,000 करोड़ का लॉस में है, 12,000 करोड़ का लॉस में, आप देख सकते हो। पीएनबी का प्रॉफिट है सर 336 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। शेयर का दाम कितना देख पा रहे हो? मार्केट कैपिटल देखो 31,525 करोड़ का। आईडीबीआई का मार्केट कैपिटल है 39,342 करोड़ का, उसमें 12,000 का लॉस है करोड़ का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लॉस है 2,897 करोड़ का लॉस है, मार्केट कैपिटल इसका 23,000 करोड़ का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 546.18 का प्रॉफिट है, इसका मार्केट कैपिटल 221,046 करोड़ का है। तो आपको सरकारी लेवल में जो मेन बैंक्स है उसका भी एक आइडिया मिला। सरकारी में और कौन कौन है सर वो भी देख लो। धीरे धीरे सब सरकारी खत्म हो जाएगा और बाकी 4 ही रहेगा, एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, आई हैव डिस्कस्ड। यह है इंडियन आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका तो मैं क्या बताऊं आपको, हालत बहुत खराब है। बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, ये थोड़ा अच्छा काम परफॉर्म करता है, कनारा बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस तरह का ये है आपका सरकारी बैंक का डेटा, ठीक है। तो सरकारी बैंक में भी मैंने आपको बताया, स्टेट बैंक के साथ फोकस करके मैं आपको कंपेयर भी करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्शन हो गया होगा। यस सर। हुआ है? यस बोलो सर। क्या समझ में आया, क्या समझे कि नहीं? काजल, प्रगति, विश्वजीत, समझ में आया? तो बाकी आप लोग बस अपने स्टडी मैट से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं बस इतना कहूंगा, ठीक है। बस इतना कहूंगा, एक बार स्टडी मैट से गो थ्रू कर लो। हाँ बोल। স্যার এইচডিএফসি ব্যাংকের যে চেয়ারম্যান দীপক পারে আর যেটা এখন কারেন্ট যেটা ছিল
না এখন কারেন্ট যেটা আছে তো স্যার এক্সামেটা কোনটা লিখবো, বইটা যেটা লিখবো নাকি কারেন্ট 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 যেটা কারেন্ট বইয়েরটা না, যেটা ঠিক আছে। কারেন্ট বইয়েরটা না, চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? যেটা কারেন্ট আমি আমার ডেটাগুলো শেয়ার করে নেবো, ঠিক আছে? রিসেন্টটা শেয়ার করে নেবো, ঠিক আছে? কারেন্ট ডেটা দিবি সবসময়, বইয়েরটা ना। ঠিক আছে। ओके, चलो समझ में आया सबको? मजा आया कि इतना सारा बैंक के बारे में जान के? Yes, sir. Yes, sir. मजा आना बहुत जरूरी है। क्या कभी कभी आप लोग ना मुझे बोर करते हो ये सर करके, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बाय। अकाउंट्स का रिजल्ट आने वाला है, बहुत खराब हुआ है रिजल्ट, कुछ ही दिन में डिक्लेयर हो जाएगा कॉपी चेक हो गया सर? सर, और बाकी 2-3 बाकी है, हो जाएगा। वो मैंने एक सिस्टम बनाया, वो डिजिटली चेक करने का एक पैटर्न बनाया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब आपका जो भी कॉपी है उसको सारा का सारा मैं डिजिटल कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट करके मैं डिजिटली चेक कर रहा हूँ, ओके। ठीक है? नहीं तो मैं चेक करूंगा कैसे? मतलब मैं बाद फिर मुझे कोरा कागज में लिखना पड़ेगा कि यहाँ गलती है वहाँ गलती है, मुश्किल हो रहा था, तो मैंने डिजिटल वे निकाला, डिजिटल में ही मैं चेक कर रहा हूँ। कल ही मैंने परसों डिस्कवर किया मैंने, इस तरह से होगा तो मैं आपको एनालाइज भी कर पाऊंगा कि कहाँ गलती हो रहा है। ओके ठीक है, चलो बाय फिर। बाय सर। बाय सर। बाय।